गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास के जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, तो नया चैप्टर डालें आप लोग, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स डायनामिक्स ठीक है, शॉर्टकट में आरबीडी या फिर इसका एक नाम रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं ना, रोटेशनल मोशन। तो ये आरबीडी में क्या होता है ये पढ़ते हैं। एक्चुअली हमने अभी तक कितने टाइप की मोशन पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ी लीनियर मोशन, ठीक है ना। मोशन की अगर हम बात करें तो लीनियर मोशन में क्या होता है, कोई भी ब्लॉक या फिर मास या कोई भी सिस्टम जो है एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। तो ये केवल लीनियर मोशन थी। ठीक है, लीनियर मोशन। और सेकंड हमारा था हमारे पास सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है पार्टिकल रोटेट हो रहा था। तो दूसरा जो आपके पास है सर्कुलर मोशन, तो ये फिक्स पॉइंट था जिसको हम सेंटर बोलते हैं और इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा था। तो ये हो जाएगा आपके पास सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मोशन जो है आपकी है उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन, है ना। कम रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन बोलते हैं, कंबाइंड टी प्लस आर मोशन। तो वो इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। ये दो चीज़ हमने पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, ये तो हमने पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ी है, उसमें पढ़ा है। इसके बाद सर्कुलर मोशन में पढ़ लिया है ना। इसके ओमेगा वगैरह और लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब चीज़ आपने पढ़ ली है। इसके बाद हमारे पास आती है कंबाइंड टी प्लस आर मोशन, जो आपकी व्हील जो होता है, साइकिल व्हील हो या फिर गाड़ी का व्हील हो, पहिया जो से बोलते हैं आप लोग, उसकी जो मोशन होती है उसमें क्या होता है, ये आगे भी चल रहा होता है बी वेलोसिटी से एंड ऑल्सो रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये घूमता हुआ आगे बढ़ता है, पहिया जो है ऐसे घूमता हुआ क्या जाता है, आगे जाता है। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड टी प्लस आर मोशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड टी प्लस आर मोशन। टी मतलब ट्रांसलेशनल, आर मतलब रोटेशनल, इन दोनों का ये कंबाइंड मोशन होती है। टी का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन, प्लस रोटेशन मतलब घूम भी रहा है और आगे बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे। तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये हम दो जो पढ़ चुके हैं। उससे पहले जो टॉपिक का नाम है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है ये समझते हैं पहले। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें जैसा सिस्टम या फिर ऐसी बॉडी जिसके दो पार्टिकल के डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होती है। तो आप डेफिनेशन लिख लें, द सिस्टम, लिखो डेफिनेशन आप लोग, द सिस्टम इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल डज नॉट चेंज इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, है ना। तो द सिस्टम इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल डज नॉट चेंज इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो देखा जाए तो आप सब फिर बोले सर एग्जाम्पल क्या है। रिजिड बॉडी कोई भी हो सकता है। रिजिड बॉडी आपको जो कॉटन होती है ना उसको रिजिड बॉडी बोल सकते हो। कब तक, जब तक कि दो पार्टिकलों के बीच की डिस्टेंस नहीं है। तो ये पेन है, ये पेन भी रिजिड बॉडी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ और इसके कोई भी पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या है, रिजिड बॉडी है। लेकिन जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है चेंज हो जाएगी, तो रिजिड बॉडी नहीं रहेगी। आप बोलते लोहे की, सर लोहे की बॉल तो रिजिड बॉडी होगी, तो वो भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप उस पर हथौड़ा मारो तो हथौड़े मारने से क्या होगा, उसके दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही डिस्टेंस चेंज होगी तो क्या है, रिजिड बॉडी नहीं रहेगी, है ना। देखा जाए तो आइडियल दुनिया में कोई रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो क्या है, रिजिड बॉडी मानी जाएगी। क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल के डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होगी, तो फिर वो रिजिड बॉडी के अंदर आ सकती है। तो ये बोल रहा हूँ रुई जैसे कॉटन, वो भी एक रिजिड बॉडी का पार्ट हो सकता है, क्योंकि आपने रुई रखी हुई है और पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो क्या है, वो रिजिड बॉडी है। जैसे और एक एग्जांपल लें अगर हम आपके लिए, जैसे मान लो ये दो ब्लॉक है M1 M2 मास के, ये M1 एंड M2, ये आपका M2। ठीक है, ये चल रहा है B1 वेलोसिटी से, चल रहा है B2 वेलोसिटी से और स्प्रिंग जुड़े हुए हैं। अब बोले ये रिजिड सिस्टम है या नहीं है, तो कैसे डिफाइन करो, कैसे पहचानोगे। तो इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर आपका B1 इज इक्वल टू क्या है, B2 है,
B1 जो है B2 के क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, ये रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इफ B1 इक्वल्स टू क्या है, B2, तो क्या है, ये रिजिड बॉडी है, तो आपकी ये रिजिड बॉडी होगी, रिजिड बॉडी। B1 इक्वल्स टू B2, तो ये क्या होगी, आपकी रिजिड बॉडी होगी। अच्छा, और दूसरा क्यों रिजिड बॉडी होगी, क्योंकि हमें पता है अगर ये B1 इक्वल्स टू B2 करोगे तो दोनों सेम वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, और डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो फिर क्या कहलाएगा, ये रिजिड बॉडी कहलाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस चेंज हो गई है तो फिर ये रिजिड बॉडी नहीं होगा। मैं बोलूँ अगर इफ B1 इज नॉट इक्वल टू B2, कि B1 B2 दोनों बराबर नहीं है, तो फिर ये रिजिड बॉडी नहीं है। इट इज नॉट रिजिड बॉडी, इट इज नॉट रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के लिए क्या कंडीशन याद रखनी है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल डज नॉट चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ही क्या बोलेंगे, हम उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे, वरना उसको रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। तो आप ये लिख लो, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है। ठीक है, देखो इधर, अगर हम नेक्स्ट बात करें रिजिड बॉडी के बाद, अगर हम बात करें तो उसके बाद जो आपका आता है कि इसके एक दो प्रॉपर्टी और है, तो पॉइंट बना के लिख लें इस चीज़ को कि पहला पॉइंट क्या है। अगर ये रिजिड बॉडी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ये कोई रिजिड बॉडी है, ये दो पार्टिकल है इसमें A और B, और ये चल रही है B से, पूरा बॉडी चल रहा है B से, या फिर ये कोई रिजिड बॉडी है, इसमें दो पार्टिकल हैं वही सेम A और B, A एंड B। ठीक है, और ये आपका घूम रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही और इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो क्या मतलब हुआ, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होती इसका मतलब क्या है, वो रुके हुए हैं। एक तो कंडीशन ये बनती है, एक चीज़ में और डिस्टेंस चेंज नहीं होती, किसमें, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है और उसके बाद क्या पार्टिकल चक्कर लगा रहा होता है, तो डिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। ऐसे ही यहाँ पर है कि रिजिड बॉडी में इस कंडीशन में तो जो है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है, और इस कंडीशन में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, अगर कोई बॉडी किसी ओमेगा से घूम रही है तो उसका हर एक पार्टिकल ओमेगा से मूव करता है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओमेगा से मूव कर रहा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो अगला जो पॉइंट है, जो इन दो यहाँ पे, तो ए जो है बी के रेस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है, और यहाँ पे ए जो है बी के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज एट रेस्ट, या फिर बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज रेस्ट, ऐसे लिख लो, बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे तो रेस्ट पर है, और यहाँ पे बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो ये बात आप एक समझ सकते हो डायग्राम से भी, या फिर वैसे लिख लो, इन ए रिजिड बॉडी, एक पॉइंट बना लो यहाँ पे, इन ए रिजिड बॉडी, इन ए रिजिड बॉडी वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल आइदर एट रेस्ट और मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। इन ए रिजिड बॉडी वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल आइदर एट रेस्ट और मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर देख सकते हो रेस्ट पर है और यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है।
क्योंकि डिस्टेंस इसमें भी चेंज नहीं हो रही है और डिस्टेंस इसमें भी चेंज नहीं हो रही है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन यही है कि डिस्टेंस जो है दो पार्टिकल के बीच की वो चेंज नहीं होती है। तो ये थोड़ा रिजिड बॉडी के बारे में ज्ञान है, इसमें कोई ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि दो पार्टिकल की डिस्टेंस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक, तो या फिर चेंज नहीं करना है, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, एक दो दिन वो चलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो है इसमें है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ है। हमने शुरुआत में सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन लिखाई थी, फिर दो चार बातें बताई थी, इसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किए थे बहुत डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स के, डिस्क्रीट सिस्टम के अलग, कंटिन्यूस मास सिस्टम के अलग। ऐसे ही यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड और कंटिन्यूस सिस्टम और ये सब मासों के जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको कैपिटलाइज शो किया जाता है एक्चुअली, कैपिटलाइज। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैं सिंपल बताऊँ आपको लोगों, जो काम एनएलएम में जो मास करता है वही इस आरबीडी चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जैसे आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे आई की एम की जगह क्या आने वाला है, आई आने वाला है, और बी की जगह क्या आने वाला है, ओमेगा। तो रोटेशनल मोशन में आई का वही काम है जो एनएलएम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर वाले में किसका काम था, मास का था। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको निकालते हैं थोड़ा समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक ना, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेशन एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन एक्सिस है आपका, इसके अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा से, कितने से, ओमेगा से। तो ये पूरी बॉडी जो है ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो इसलिए ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स में बनी होती है। मान लो यहाँ पे आपका कोई m1 मास है और इसकी डिस्टेंस जो है आपकी यहाँ से r1 है। दूसरा यहाँ पे कोई m2 मास है और इसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से r2 है। अगर इसकी वेलोसिटी दी जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के जो वो क्या पता है, वेलोसिटी रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, टेंजेंस डायरेक्शन में होती है। अगर आप यहाँ पे b1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखोगे, ओमेगा r1, और b2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा r2। आपको कैसे ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि वेलोसिटी जो होती है उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ये वाला पार्टिकल r1 रेडियस में मूव कर रहा है और ये वाला पार्टिकल जो है r2 रेडियस में मूव कर रहा है। तो b1 की वैल्यू ओमेगा r1 और b2 की वैल्यू ओमेगा r2, और ओमेगा जो है पूरे सिस्टम का, पूरे पार्टिकल्स के क्या है, सेम होते हैं। ये बात आपको मैंने लिखा दी थी पहले ही। अगर मैं आपसे बोलूँ इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखो, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, m1 m2 m3 m4 बहुत सारे, तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ एम बी सी एम स्क्वायर होता है या फिर हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 b3 स्क्वायर। तो क्या होता है वो हाफ m1, क्योंकि हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है ईच पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है ना, ईच पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो आप लोग हाफ एम बी सी एम स्क्वायर तो कभी यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करना पड़ेगा, हाफ m1 b1 स्क्वायर, हाफ m2 b2 स्क्वायर, हाफ m3 b3 स्क्वायर। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनने वाली है। ठीक है, अब इसमें b1 b2 b3 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m1, चलो ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 1 r1 स्क्वायर, तो ओमेगा 1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, चलो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस हाफ m3, चलो ठीक है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और r3 स्क्वायर, ये बनने वाला है। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ हाफ और यहाँ लिखूँ m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस
m3r3 स्क्वायर, और ओमेगा को बाहर निकालो। यहाँ पे ओमेगा सब में से कॉमन इधर बाहर निकाल लिया, हाफ इधर बाहर निकाल लिया, बाकी m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर लिख दिया। तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, यही आपका I है। यही क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है, जो I की जो वैल्यू होती है हमारे पास m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर। इस तरह से एक फॉर्मूला बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, अगर केवल एक ही पार्टिकल है तो I बराबर क्या होगा? mr स्क्वायर, है ना। इफ ओनली वन पार्टिकल, है ना, अगर एक ही पार्टिकल है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर। और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ये वाला यूज करेंगे, एक पार्टिकल है तो ये वाला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका? mr स्क्वायर है। देखा जाए तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर। बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं, तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि r1 r2 क्या चीज़ है। r1 r2 क्या है कि मासेस जो हैं उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो r1 जो है m1 की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r2 क्या है? m2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये चार आपको ध्यान रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वो सिंपल बात है, क्या है, तो ये लिख लो, इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है, I इक्वल्स टू क्या है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वर्ड याद रखना, डिस्टेंस नहीं है, केवल कौन सी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट वगैरह निकाल सकते हो। तो ये पहला पॉइंट है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी हो गई। दूसरा है कि जो इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट, तो यूनिट होती है आपकी ये मास की, तो क्या हो गई? kg, और डिस्टेंस के स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या जाएगा? kg इंटू मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन अगर हम बात निकालें यहाँ पे, डायमेंशन वगैरह निकाल, तो kg क्या होती है? m1, और डिस्टेंस क्या होती है? l2। तो ये डायमेंशन हो जाएगी m1 l2। ठीक, तो डायमेंशन हो गई आपकी। इसके बाद ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किस पे डिपेंड करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, देखो शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, नंबर 1, MI डिपेंड्स ऑन, नंबर 1। तो MI किस किस पे डिपेंड करता है? तो MI जो है पहला डिपेंड करता है मास एंड डेंसिटी, क्योंकि मास आ रहा है और डेंसिटी भी के अंदर भी मास आता है, तो मास और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो पहला आ जाएगा मास एंड डेंसिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो है आपका एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन
किस एक्स के अबाउट आप रोटेट करा रहे हो। तो दूसरा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। नंबर 3 है शेप एंड साइज। तो क्या आपको अब बताऊंगा थोड़ी देर बाद में कि भाई स्फीयर का अलग निकलता है, होलो स्फीयर का अलग, सॉलिड स्फीयर का अलग, ये सब का क्या होता है, अलग अलग आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शेप पे डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है आपके पास शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज। और तीसरा एक और चीज़ है यहाँ पे, एक चौथा जो पॉइंट बना सकते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, ओरिएंटेशन, कि कहाँ पर रखा हुआ है वो गोला, किस एंगल पर रखा है, कैसे भी इसे डिपेंड करता है। तो चौथा पॉइंट बोल सकते हो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 4-5 चीज़ें, मास डेंसिटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन, शेप एंड साइज और ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे याद रखने अपनों को। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले हम डिस्क्रीट सिस्टम या फिर पॉइंट मास सिस्टम जो होता है उनके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूस मास सिस्टम जो होता है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो पहले लिखें आप लोग MI ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालें भाई आप लोग यहाँ पे MI ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, तो पॉइंट मास सिस्टम का MI निकालना है तो बहुत आसान है। क्या करना है आपने, केवल M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, जितने भी पॉइंट मास है उन सब की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो क्या करना है देखो यहाँ पे, तो I का जो फॉर्मूला लगेगा M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम से। मान लो है ना, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन वही है, फाइंड MI है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं। ठीक है, पॉइंट मास मान सकते हो, ये भी M मास मान लो, M मास मान लो, क्योंकि हमें डाटा से कोई मतलब नहीं, अपने को तरीका सिखाना है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, और ये वाला एक्सिस है आपका, इसके अबाउट आपको क्या करना है, I फाइंड करना है। ये डिस्टेंस भी r/2 है और ये डिस्टेंस भी कितनी है, r/2 है। अगर मुझे यहाँ से I निकालना है तो क्या होगा, M r/2 का स्क्वायर, वैसे अब कितना होगा, M r/2 का स्क्वायर। तो जो I की जो वैल्यू है वो हो जाएगी M r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका मास है और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, r/2 है। तो M r/2 का स्क्वायर प्लस M r/2 का होल स्क्वायर, ये इसका मास है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर। तो M r/2 का होल स्क्वायर प्लस M r/2 का होल स्क्वायर। तो I की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से M r² प्लस M r²/4, कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा M r²/2। ठीक है, क्या जाएगा, M r²/2। तो ये आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, अब थोड़ा इसको और टफ करते हैं। तो टफ करते हैं, देखो क्या होगा थोड़ा सा। देखो थोड़ा और टफ करते हैं। तो टफ कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा और, देखो यहाँ पे मान लो भाई आपके पास ये 2 मास है, M द्रव्यमान, M मास इनका, ये भी M है और ये भी M है। वही क्वेश्चन है, देखा जाए तो अभी भी डिस्टेंस वही इनके बीच की R है।
लेकिन इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा कर दिया, कुछ घुमा दिया। इसके अबाउट क्या करना है आपको, आई फाइंड करना है और ये 37 डिग्री एंगल पर घुमा दिया। तो आपको पता है ये डिस्टेंस भी कितनी है, r/2 है, ये भी कितनी है, r/2 है, ये जानते हो। लेकिन इस बार आंसर आपका mr/2 का स्क्वायर प्लस mr/2 का स्क्वायर नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करनी है। तो ये आपका एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे एक, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर ये r/2 है तो ये कितना होगा, r/2 cos 37, तो ये कितना होगा, r/2 sin 37। तो ये डिस्टेंस जो आएगी r/2 sin 37 आएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये r/2, ये भी एंगल कितना बनेगा, 37 का बनेगा। ठीक है, तो इसका ये कंपोनेंट तो क्या जाएगा आपके पास, ये वाला कंपोनेंट r/2, इधर कंपोनेंट r/2 cos 37 और ये कितना हो जाएगा, r/2 sin 37। तो ध्यान दें इस बात का, इसलिए कराया क्वेश्चन मैंने कि केवल ये डिस्टेंस नहीं लेनी, कौन सी लेनी है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करनी है। तो इस बार इसका आंसर क्या होगा, I = mr/2 sin 37 का स्क्वायर प्लस mr/2 sin 37 का होल स्क्वायर। ये तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, देखो I = mr²/4 sin स्क्वायर 37, mr²/4 sin स्क्वायर 37। तो इसकी वैल्यू देखो mr²/4 तो ये हो जाएगी, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, और उसका भी स्क्वायर करना है तो 9/25, mr²/4 9/25, तो इसको सोल्व करेंगे तो 9/50 mr² आपका आंसर आ जाएगा। तो इस बार आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करनी है। ये r/2 था, r/2 का कंपोनेंट तो cos वाला कंपोनेंट होता है और ये वाला क्या है, साइन वाला होगा। ये r/2 है, इसके कंपोनेंट तो cos वाला और ये क्या होता है, साइन वाला होता है। तो ये आपको 9/50 mr², ये आपको यूज करना है। ठीक, तो ये आप लोग लिख लें। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो इधर, इस बार क्या है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए। ठीक है, तो ये आपका एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए दी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे इसके ईच कॉर्नर पर मास m रखा हुआ है, स्मॉल m मास। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, ये क्या है आपका, स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू स्मॉल है, मतलब ये डिस्टेंस भी आपकी एक इक्वल है और ये डिस्टेंस भी आपकी एक इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पे 4-5 एक्सिस बना रहा हूँ, उन एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो पहला एक्सिस आपका ये है, इसके अबाउट I1 फाइंड करना है, इसको मान लो I1। ठीक है, दूसरा ये है, इसके अबाउट आपको I2 फाइंड करना है। तीसरा ये है, इसके अबाउट आपको I3 फाइंड करना है, I3 फाइंड करना है। ठीक है, और एक और मान लो I4, ये है। I4 क्या है, ये आपका I4, ये पेन जो मेरा है, ये पेन जो आप रहे इस तरह से, ये कोई एक्सिस होगा यहाँ पे, इसको I4 बोल सकते हो आप लोग। और एक ये मान लो जो सेंटर से पास होगा, इसके अबाउट I5 फाइंड करना है। ठीक है, तो I5 आपका ये है। तो ये आपका I1, ये आपका I2, ये आपका I3, ये आपका I4, ये आपका I5। ठीक है, इन सब के अबाउट क्या करना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना। चाहे तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
एक्सिस 1 2 3 4 5, मतलब I1 I2 I3 I4 I5 फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, एक एक करके करता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, I1 की। I1 सबसे पहले देखें तो ये वाला एक्सिस आपका क्या है, I1 है, ठीक है। तो ये वाला मास और ये वाला मास, ये दोनों ही मास इस एक्सिस पर हैं। ये दोनों मास किस पर हैं, एक्सिस पर हैं। अगर ये मास एक्सिस पर हैं तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा, इन दोनों का 0 होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ये वाला एक्सिस I1 है, तो इस वाले मास और इस वाले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0। तो क्या लिखूंगा मैं, 0 + 0 प्लस इस वाले मास की डिस्टेंस a है और इस वाले मास की डिस्टेंस भी क्या है, a है। तो I1 से इसकी डिस्टेंस a और इसकी डिस्टेंस भी क्या है, a। तो क्या हो जाएगा, ma² + ma²। तो कुल मिला के I1 का मान जो होगा, वैल्यू जो होगी वो आएगी आपके पास 2ma²। तो ये I1 हो गया। अब आते हैं हम I2 पे। I2 आपका ये है, तो I2 देखो कैसे लिखेंगे। तो ये आपका I1 हो गया। अगर हम I2 की बात अगर करें, I2 की बात, तो I2 आपका ये वाला एक्सिस है। ये डिस्टेंस कितनी, a/2, ये कितनी, a/2, ये कितनी, a/2, ये कितनी, a/2। तो हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, a/2 है। तो क्या करेंगे आप लोग, m a/2 का होल स्क्वायर, पर ऐसे कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल्स है। ये आपका एक्सिस है, इसकी डिस्टेंस a/2, ये a/2, ये a/2, ये a/2। तो क्या हो जाएगा, m a/2 का होल स्क्वायर, कितनी बार है ये, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो I2 की जो वैल्यू आने वाले यहाँ से क्या आएगी, 4 × ma²/4। 4 से 4 कैंसिल, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ma²। तो ये I2 का मान आ जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी। अब आप आते हैं I3 पर, ठीक है। तो I3 की वैल्यू देखो कितनी होगी। तो I3 की जो वैल्यू है, I3 कौन सा है आपका, I3 है ये वाला एक्सिस। ये वाला एक्सिस क्या आपका, I3 है। तो I3 में ये वाला मास और ये वाला मास, ये दोनों मास एट द एक्सिस है ना, ऑन द एक्सिस। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 0 + 0। केवल इस मास का 0 हो गया, इस मास का 0, क्योंकि I3 वाला आपका ये वाला एक्सिस है। इसका 0, इसका 0, केवल ये मास बचा और ये मास बचा। तो आपको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस जो होती है कितनी होती है भाई, ये होती है a/√2। तो क्या करेंगे आप लोग, m a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सिस के लिए इसका 0 और इसका 0, इसका कितना, m a/√2 का स्क्वायर, इसका कितना, m a/√2 का होल स्क्वायर। तो I3 की जो वैल्यू आने वाली आ जाएगी यहाँ पे ma² प्लस ma²/2। तो I3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ma²। तो ये आपका I3 हो गया, ठीक। अगर हम बात करें I4 की, तो I4 देख लो यहाँ पे, यहाँ कर लेता हूँ, है ना। I4 देखो, I4 की वैल्यू क्या आएगी। I4 के लिए देखो आप लोग यहाँ पे, इस मास का कितना है, 0, क्योंकि ये वाला पेन जो है आपका I4 है। तो इस वाले मास से डिस्टेंस कितनी, 0, प्लस इस वाले से कितनी, a, इस वाले से भी कितनी, a। तो ma² प्लस ma² प्लस, और इस वाले से इसकी डिस्टेंस कितनी, √2 है। ये डायगोनल कितना होता है, √2 है। तो क्या करेंगे, m × √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनको अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 2ma² प्लस ये भी क्या बन जाएगा, 2ma²। तो I4 की वैल्यू आ जाएगी 4ma²। तो I4 की वैल्यू ये आपकी यहाँ आ गई। दोबारा समझ लो कैसे किया। ये वाला एक्सिस I4 है, ये एक्सिस इसी मास से पास हो रहा है, तो इसकी डिस्टेंस 0, तो mi भी कितना, 0। इसकी कितनी a डिस्टेंस है, इसकी कितनी a डिस्टेंस है, तो ma² और ma² हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, √2 है। तो क्या हो जाएगा, m × √2a का होल स्क्वायर। तो ये I4 हो गया। अब बचा आपका I5। तो I5 देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ मिटा देता हूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ I5 को। I5 बहुत ही आसान है।
I5। तो I5 देखो इधर क्या होगा, I5 आपका ये है। तो इस एक्सिस से हर एक पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है, a/√2 पर। ठीक है, तो क्या करो, ma/√2 का होल स्क्वायर का 4 टाइम्स कर दो। किसी एक पार्टिकल का लिखो, उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा पास, ma/√2 का होल स्क्वायर का 4 टाइम। तो जो I5 जो आपका आएगा 4 ma²/2, तो I5 की वैल्यू आ जाएगी 2ma²। तो इस तरह से आप लोग जो है डिस्क्रीट मास सिस्टम का क्या निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। कल हम आपको जो है कंटिन्यूस मास सिस्टम जो होता है उसका पढ़ाएंगे। देखो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है जैसा सेंटर ऑफ मास, पहले डिस्क्रीट वगैरह के सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया, उसके बाद कंटिन्यूस मास सिस्टम का। जैसे यहाँ पे पहले डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया है, इसके बाद कंटिन्यूस। जैसे हमने वहाँ पे मोमेंट सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ज़्यादा की हुई थी हमने, कि होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो कॉन, सॉलिड कॉन, सब इनकी। ऐसे यहाँ पर भी आएंगे सारे, वो होलो कॉन, सॉलिड कॉन, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, उन सब के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक है, तो मैं जो एक दो इम्पोर्टेंट हैं उनका ही प्रूफ कराऊंगा, बाकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रूफ भी आपको कहीं आते नहीं है, जो आते हैं जो जिनको मैं कराना है वो करा दूंगा, है ना, बाकी सबका नहीं कराऊंगा प्रूफ। तो प्रूफ में बहुत टाइम लगता है, और आपको पता है डायरेक्ट यूज़ तो फॉर्मूला ही होता है ज़्यादातर। ठीक, तो फॉर्मूले सबके लिखाऊंगा, लेकिन प्रूफ दो एक के प्रूफ भी करा दूंगा मैं। ठीक, तो अभी आज के लिए इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।